हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और इसके पहले की क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी? आई होप बहुत अच्छी लग रही होगी। और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में आपने कल गुप्तोत्तर काल पढ़ा था, आज हम चालुक्य और जो है पल्लव के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और भी जो उस समय के क्षेत्रीय राजवंश हैं उनको देखेंगे और बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो आपका क्लास है ये दक्षिण भारत के राजवंश से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जहाँ पहले ऐतिहासिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार व्यापार वाणिज्य एवं प्रचुर मात्रा में सिक्कों का प्रयोग था, यानी कि इससे पहले पल्लव और चालुक्यों के शासन की शुरुआत होने के पहले जो इतिहास था या जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार वाणिज्य पर और सिक्कों के ऊपर आधारित थी, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वो व्यापार और वाणिज्य था साउथ में। लेकिन अभी क्या परिवर्तन आया है, अभी जो अर्थव्यवस्था है वो इस काल में क्या हो गई है, कृषि आधारित हो गई है। और क्यों हुआ है ऐसा, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि आधारित क्यों हुई है, क्या रीज़न है इसके लिए? तो आप देखेंगे कि जो समय के शासक हुए हैं, सातवाहन शासक हुए हैं, पल्लव हुए हैं, चालुक्य हुए हैं, इन शासकों ने बड़े पैमाने पर भूमि दान दिया था। ब्राह्मणों को, श्रमणों को, बौद्धों को, जैनों को, इन सारे लोगों को इन्होंने बड़े पैमाने पर भूमि दान दी। यानी कि ऐसा माना जाता था कि जो ज़मीन है इस पर राजा का अधिकार है, उसको बिना राजा के परमिशन के कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन आगे चल के जब राजाओं ने ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़मीनें दान देना शुरू किया, मंदिरों को, मठों को दान दिया, तो ऐसे लोगों ने इन मंदिरों को जो है इन जो ज़मीन थी उनको आबाद कराया, यानी कि उसको साफ़ सुथरा कराया, उसको लोगों को वहाँ पे कृषि के लिए लगाया और लोगों ने कृषि करना शुरू किया। तो अब जो है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है वो कृषि बन गया है। यानी कि इसके पहले लोग इतने बड़े पैमाने पे कृषि नहीं करते थे या लोगों के पास इतना लैंड नहीं होता था कि वो उसका सदुपयोग कर सके। लेकिन चूंकि अभी जो राजा लोग हैं इन्होंने बहुत सारे ज़मीनें अलग अलग लोगों को दान में दे दिया, तो अब वो लोग उस ज़मीन का यूज़ करने लगे और जब यूज़ करने लगे बड़े पैमाने पर कृषि होने लगी, तो जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित हो गई। इसीलिए यहाँ पर बदलाव आ गया है। इसके पहले जो अर्थव्यवस्था है वो आप देखेंगे व्यापार वाणिज्य एवं प्रचुर मात्रा में सिक्कों का प्रयोग होता था, लेकिन अब जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि आधारित हो गई है। दक्षिण के शासकों ने बड़ी मात्रा में ब्राह्मणों, श्रमणों, जैनों, बौद्धों को भूमि अनुदान दिया। सातवाहनों के बाद इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं इन्होंने आंध्र प्रदेश में अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया है और इन्होंने भी भूमि दान दिया है। इन्होंने ही अमरावती कला को प्रश्रय दिया था या अमरावती कला को बढ़ाया था, जो इक्ष्वाकु हैं। मैंने इसके पहले की क्लासेस में भी डिस्कस किया था। जब सातवाहन वंश समाप्त होता है तो सातवाहन वंश के ऊपर के क्षेत्र में जो है यदुवंशी साम्राज्य की स्थापना होती है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण के क्षेत्रों में चालुक्य जो है इक्ष्वाकुओं का स्थापना होता है। आंध्र प्रदेश के ऊपर के क्षेत्रों में वाकाटक राजवंश की स्थापना होता है। इसी तरह से बहुत सारे राजवंश जो है वो सातवाहनों के शासनकाल के पतन के बाद सामने आए थे, जो मोस्टली सातवाहनों के शासन के अंतर्गत सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जो साम्राज्य था सातवाहन ये समाप्त होता है तो उनके सारे जो सामंत हैं इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों की स्थापना कर दी थी। ये सारी चीज़ें हम पिछले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। समझ सकते हैं कि इस समय कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है तो घर में रह करके सबके अंदर बहुत ज़्यादा निरस्ता आ रही है। स्टडी से थोड़ा दूर हो रहे हैं आप लोग, लेकिन दूर होने का बिल्कुल भी जो है प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो भी चीज़ें दी जा रही हैं हिस्ट्री से भी आप सीख सकते हैं, हर्षवर्धन से सीख सकते हैं, या जिन भी कैरेक्टर्स को आप पढ़ रहे हैं आप उनसे सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं कि उन लोगों ने कितना ज़्यादा संघर्ष किया था और कितने संघर्षों के बाद उन्होंने इतनी बड़े साम्राज्य की स्थापना की, या उन सारे मुसीबतों से बाहर निकले और उन्होंने अपने लिए एक इतिहास बना दिया। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए यानी कि इसको साइड करते हुए पढ़ाई करते रहे, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन जो है टफ होते जा रहा है। और जिस तरह से जो सरकार है ये प्राइवेट करती जा रही है, सारी चीज़ें जो है प्राइवेट हो जाएंगी, तो आपको पता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए और भी ज़्यादा आगे चल करके क्राइसिस आने वाली है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो रात दिन एक करना होगा, नहीं तो आगे चल करके जो नौकरी है ये और भी कम आएंगी, इनकी विज्ञप्ति और कम आएगी या इनके जो स्थान है और कम आएंगे। और जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी आलस मत करिएगा, कोरोना काल में लगे रहिएगा ताकि आगे चल के जो भी सीटें आएँ उसको आप लोग जो है कवर कर पाएँ या उसे प्राप्त कर पाएँ। तो अपने इस इतिहास से सीखते रहिए, मोटिवेट होइए कि कैसे उस समय के लोगों ने ऐसा किया था, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप
तो अभी ऐसी मुसीबत में हैं जिसका आप सामना कर सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए और खूब स्टडी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन कीजिए, और अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉल कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक चीज़ें पढ़ी। अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो वाकाटक वंश पढ़ेंगे। वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं ये विंध्य शक्ति हैं। इनके पूर्वज सातवाहनों के अधीन शासन करते थे। यहाँ के जो शासक हैं प्रवरसेन प्रथम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं वाकाटक राजवंश के। संस्थापक तो विंध्य शक्ति हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो प्रवरसेन प्रथम है, जिनका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी तक है। ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। यानी कि जो विंध्य शक्ति है इन्होंने सम्राट की उपाधि नहीं ली थी, लेकिन प्रवरसेन ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। आगे है, इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था कि इन्होंने 4 अश्वमेध किया था। इसके अलावा इन्होंने वाजपेयी यज्ञ भी किया था। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान किए थे। तो ये प्रवरसेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देंगे। आगे है, इनके पश्चात वाकाटक राजवंश की 2 शाखाएं बन गई, या जो राजवंश था ये 2 शाखाओं में बट गया। पहला था प्रधान शाखा जो नागपुर क्षेत्र में था, दूसरा था वत्स गुल्म शाखा जो बरार के क्षेत्र में था। ये दोनों आसपास के क्षेत्र हैं। वर्तमान में भी नागपुर बरार दोनों महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और उस समय ये 2 शाखाओं में बट गए थे। नागपुर जो था ये प्रमुख शाखा थी, और जो दूसरी शाखा थी ये बरार का था। ये 2 शाखाओं में बट गया है राजवंश वाकाटकों का। इसमें आप देखेंगे जो प्रधान शाखा से संबंधित हैं नरसिंह प्रथम, इनका शासनकाल 335 से 360 ईस्वी है, और ये शैव उपासक थे, और इन्हें महाभैरव की उपाधि दी गई थी, या ये महाभैरव उपाधि के से अपने आप को संबोधित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण शासक हैं। जो प्रधान शाखा है यानी कि नागपुर शाखा वाली है, उसी के ये शासक हैं। और इसी शाखा के जो दूसरे शासक हैं महत्वपूर्ण शासक रुद्र सिंह द्वितीय हुए हैं, और इनका विवाह आप देखेंगे प्रभावती गुप्त से हुआ था। मैंने इनके बारे में आपको पहले की वीडियो में बताया भी था कि इनका जो विवाह है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा थे प्रवरसेन, उन्हीं के पुत्र से किया था। और ये रुद्र सिंह द्वितीय हैं, इनकी मृत्यु 30 साल की उम्र में ही हो जाती है, और इनका जो अल्प वयस्क पुत्र था उसी की संरक्षिका के रूप में जो प्रभावती गुप्त है ये काफ़ी समय तक शासन करती हैं, और बाद में वो खुद स्वतंत्र रूप में शासिका के रूप में शासन करती हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस समय के समकालीन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और इन्हीं की मदद से ही उन्होंने शकों को पराजित किया था, या मालवा से शकों का उन्मूलन किया था। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये जो रुद्र सिंह द्वितीय हैं यही है प्रभावती के जो है पति। आगे है प्रभावती गुप्त से हुआ इसे सेतुबंध, यानी कि इन्होंने सेतुबंध या इसको रावण वाहो कहा जाता है नामक ग्रंथ लिखा है। यानी कि अगर एग्जाम में आए कि सेतुबंध या रावण वाहो नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये रुद्र सिंह द्वितीय ने लिखा है, जो प्रभावती गुप्त के पति हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये प्राकृत भाषा में है, ये भी ध्यान देंगे। इनके दरबार में कुछ समय तक कालिदास भी रहे थे, और कालिदास ने मेघदूतम लिखा है। ये जो सेतुबंध इन्होंने लिखा था या रावण वाहो, इसमें कुछ सुधार करके या उसको और बेहतर करके जो कालिदास हैं इन्होंने मेघदूतम लिखा है। और जो कालिदास हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। जब ये वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, रिश्तेदारी हो जाती है, तो कालिदास कुछ समय के लिए इनके दरबार में आए थे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इन्होंने मेघदूतम लिखा है। और मेघदूतम में कालिदास ने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है कि कैसे जो बादल हैं वो जो है मैसेंजर यानी कि मैसेज लेकर के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जब वो कश्मीर से चलते हैं कन्याकुमारी की तरफ तो कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं, और उसके बारे में उन्होंने बहुत ही एक तरीके से कहेंगे कि जीवांत विवरण दिया है। उसको पढ़ने के बाद लगता है जैसे हम वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन सारी चीज़ों का वर्णन किया है मेघदूतम में। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है कदम्ब राजवंश, ये उस समय का एक राजवंश है। कदम्ब राजवंश का संस्थापक मयूर शर्मन है। संस्थापक आप लोगों को याद होना चाहिए। इनका शासनकाल 345 से 360 ईस्वी है। इन्होंने 18 अश्वमेध किए थे। इनको 18 अश्वमेध करने का श्रेय जाता है। आपको पता है अश्वमेध जो यज्ञ होता है ये काफ़ी भव्य यज्ञ माना जाता है, बहुत खर्चीला यज्ञ माना जाता है, और ये राजा के साम्राज्य विस्तार को दर्शाता है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है
काकुत्स्यवर्मन ये अगले राजा हैं और ये जो है इस कुल का सबसे शक्तिशाली शासक भी है। ये जो कदम्ब राजवंश है इसका जो शक्तिशाली शासक है वो काकुत्स्यवर्मन है और ये सबसे शक्तिशाली राजा हैं। और इन्होंने जो है आगे चल करके आप देखेंगे इन्हीं के शासन किया था। इनके बाद एक और शासक हैं कृष्णवर्मन शासक ने जो है भी अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा शासनकाल इनका नहीं है। और इनके बाद जो है नए राजा आ जाते हैं कृष्णवर्मन, क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वर्ग कुछ नहीं किया है जो कि एग्ज़ाम में आए, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अजवर्मा के बाद चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इस राज्य को आप देखेंगे समाप्त कर दिया था, यानी कि ये जो कदम्ब वंश है इसको पुलकेशिन द्वितीय ने समाप्त करके इसको चालुक्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो इम्पॉर्टेंट है आगे चल के जब चालुक्यों का विस्तार होगा, अभी आपको बताएंगे बाय मैप कि जो चालुक्य हैं वो कैसे सारे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जो है ये गंग राजवंश है, ये भी उस समय का दक्षिण का राजवंश है और ये दक्षिणी कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई थी। गंग वंश की जो स्थापना है दक्षिणी कर्नाटक में हुई थी और इन्हें पश्चिमी गंग कहा जाता था, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे दक्षिण में पश्चिम की तरफ हैं, इसीलिए इन्हें पश्चिमी गंग कहा गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्योंकि पूर्वी गंग उड़ीसा के कलिंग में स्थापित था, यानी कि जो कलिंग है इनकी भी दो शाखा है। एक शाखा जो है उड़ीसा के कलिंग में है, या उड़ीसा को ही प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था, वहाँ पे है जिसको पूर्वी गंग कहा जाता था। और जो दूसरी शाखा है एक कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में है और इसे पश्चिमी गंग कहा जाता था। तो ये गंग राजवंश हैं जो उस समय ये भी शासन कर रहे हैं। उस समय भी छोटे छोटे राजवंश हैं जो दक्षिण में फैले हुए हैं। आगे चल के जो चालुक्य राजवंश है इन छोटे छोटे साम्राज्यों को मिला करके अपने बड़े साम्राज्य की स्थापना करेंगे, तो इनको भी देख लेते हैं आगे। और तो ये चालुक्य जो गंग हैं ये पूर्वी गंग है जो उड़ीसा में है और आप देखेंगे 1004 ईस्वी में इस साम्राज्य को चोल शासक राजराज ने चोल साम्राज्य में मिला लिया था, यानी कि चालुक्य हैं और चोल ये साम्राज्य ज़्यादा जो है आगे चल करके विस्तार करते हैं। इसमें जो चोल हैं वो मध्य भारत में और जो चालुक्य हैं वो मध्य भारत में और जो चोल हैं ये दक्षिण के भारत में पूरा अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं। तो ये जो गंग राजवंश है इसको चोलों ने अपने साम्राज्य में मिलाया था आगे चल के। और ये जो आप देखेंगे कदम्ब राजवंश है इसको चालुक्यों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो हमें आज मेन इन्हीं राजवंश को पढ़ना है, पल्लव और चालुक्य को। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो समय के दक्षिण के महत्वपूर्ण राजवंश हैं, दक्षिण भारत के पूर्वी क्षेत्र में पल्लव राजवंश की स्थापना हुई थी, यानी कि दक्षिण में पूर्वी क्षेत्र में। और पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये एरिया पूर्वी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के निचले क्षेत्र में जो पल्लव है इनका राजवंश था, स्थापना हुई थी। और आगे चल करके देखेंगे स्थापना हुई एवं पश्चिम में वाकाटकों के बाद चालुक्य राजवंश की स्थापना हुई। यानी आप देखेंगे यहाँ पे पूर्व में चोल हैं और पश्चिम में चालुक्य हैं और इन्होंने वाकाटक साम्राज्य को और बाकी जो साम्राज्य हैं उनको समाप्त करके अपना विस्तार किया है। और पूर्व में चोल हैं और पश्चिम में चालुक्य हैं, स्थापना किया है। ये दो महत्वपूर्ण राजवंश हैं। पल्लव का अर्थ होता है लता, लेकिन तमिल भाषा में इसे डाकू कहते हैं, यानी कि पल्लव का मतलब है लता, लेकिन अगर तमिल शब्द में या तमिल भाषा में कहें तो पल्लव का मतलब डाकू होता है। यानी कि ये लोग स्थानीय लोग थे जो डाकुओं की तरह व्यवहार करते थे, लूटपाट करते थे, लेकिन ये अब सभ्य हो गए हैं और इन्होंने सभ्य होने के बाद साम्राज्य की स्थापना की है। तो पल्लव को माना जाता है स्थानीय लोग थे और इन्होंने ही साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे है 500 से 775 तक इनका जो है दक्षिण भारत का इतिहास, चालुक्य पल्लव के संघर्ष का इतिहास है। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक ये लोग आपस में लड़ते रहे, चालुक्य और जो पल्लव हैं ये क्षेत्र विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए काफ़ी लंबे समय तक लड़े हैं। 500 से लेकर 775 ईस्वी तक ये दोनों राजवंश आपस में संघर्ष करते रहे। संघर्ष का कारण क्या था? तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी द्वाब का क्षेत्र इसी को प्राप्त करना चाहते थे। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र है या जो द्वाब क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है और इस समय कृषि का महत्व बढ़ गया था। कृषि से जो उत्पादन होता था उसका महत्व बढ़ गया था। तो इसीलिए ये जो राजवंश है, दोनों राजवंश उस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते हैं, चालुक्य भी और पल्लव भी, इसीलिए दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। और इतना ही नहीं, इन दोनों राजवंशों के लिए आगे चल करके जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे संगम वंश की जब स्थापना होगी, 4 राजवंश वहाँ पे भी आएंगे, सुलू, तुलु,
अरबीडू, ये सब भी आपस में लड़ते हैं इसी नदी द्वाब के लिए, जो कृष्णा और तुंगभद्रा का नदी द्वाब है, इसी के लिए युद्ध चलता रहेगा। आपको मध्यकाल में भी ये देखने को मिलेगा। आगे है नेक्स्ट जो राजवंश है, ये चालुक्य राजवंश है, काफ़ी बड़ा राजवंश है। इस वंश का जो संस्थापक है वो पुलकेशिन प्रथम है और इसका जो शासनकाल है 550 से 566 है। इसने वातापी पर कब्जा किया था, यानी कि कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इसने कदम्ब राजवंश पर भी अधिकार किया, इसने कोंकण के मौर्यों पर भी अधिकार किया, इसने बेल्लरी कुर्नूल के क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में मिलाया था। इसके अलावा एक और राजवंश है नलों का राजवंश, इसको भी इन्होंने पराजित किया है। यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं जिनको चालुक्यों ने हराया है और अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया है। गोवा का जो क्षेत्र है इसको रेवती द्वीप उस समय कहा जाता था, रेवती द्वीप, इसको भी जो है चालुक्यों ने जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था, इस पर भी इनका अधिकार हो गया था। इसी राजवंश में आप देखेंगे राजा हैं मंगलेश और इनका जो शासनकाल है 597 से 609 ईस्वी है। मंगलेश ने पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक के रूप में सत्ता संभाली, यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय हैं इनका संरक्षक कौन था, तो ये मंगलेश थे और इन्होंने सत्ता संभाली थी। आगे चल करके क्या होता है, कलचूरी राजा बुद्धराज भी जो है इनके साम्राज्य को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया था, यानी कि मंगलेश ने किसके साम्राज्य को, चालुक्यों के साम्राज्य में मिलाया है, तो कलचूरी राजा बुद्धराज को हराया है और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया है। ये है इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिनके बारे में इसके पहले भी डिस्कस हमने कल के क्लास में किया था। इनका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था, यह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था, यानी कि इसके पहले जो कीर्तिवर्मन है उन्हीं के ये पुत्र हैं पुलकेशिन द्वितीय। और इन्होंने गंग राजवंश को, कदम्ब राजवंश को, कोंकण के मौर्य को, मालवा तथा गुर्जरों को हराया था, यानी कि मालवों को, यानी कि जो मालवा क्षेत्र में लोग रहते थे उनको हराया था। इसके अलावा जो गुर्जर थे उनको भी हराया था। हर्ष को भी इन्होंने हराया था और हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने परमेश्वर की उपाधि ली थी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे किसने हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। या हर्ष को दक्षिण की तरफ किसने नहीं बढ़ने दिया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन यही पुलकेशिन द्वितीय जब पल्लव राजवंश के नरसिंह प्रथम के ऊपर आक्रमण करता है तो हार जाता है और वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसने हर्ष को आगे नहीं बढ़ने दिया पुलकेशिन द्वितीय ने, और पुलकेशिन द्वितीय को नीचे के क्षेत्र में नहीं बढ़ने दिया नरसिंह प्रथम ने। इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है इनको किसने हराया था, तो पल्लव शासक थे नरसिंह प्रथम, जो कि काफ़ी जो है शक्तिशाली शासक थे या समृद्धशाली शासक थे। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है इन्हीं के आगे इन्होंने क्या किया है, परमेश्वर की उपाधि धारण किया था और इनके दरबारी कवि थे हरिसेन। इंपॉर्टेंट है, सॉरी रवि कीर्ति, हरिसेन यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये रवि कीर्ति हैं, रवि कीर्ति ये इनके दरबारी कवि हैं। और इन्होंने लिखा है कि कालिदास तथा भारवी का वर्णन किया है और अपने लेख में इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जो मतलब अपने आप को उन्होंने कालिदास और भारवी के समतुल्य बताया है। एग्जाम में आया है क्वेश्चन, खास करके नेट में आया है कि किसने अपने आप को कालिदास और भारवी के समतुल्य रखा है, तो ये रवि कीर्ति हैं जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हैं। और इन्होंने जो है उनकी प्रशंसा में या प्रशस्ति लेख लिखा है और ये लेख जो है एहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि जो एहोल अभिलेख है ये किस राजवंश से संबंधित है, तो चालुक्य राजवंश से। और राजा कौन है जिसको समर्पित है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय हैं। उनके जो राज दरबारी कवि हैं वो रवि कीर्ति हैं और इन्होंने अपने आप को कालिदास और भारवी के समतुल्य माना है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए बच्चों, ध्यान देंगे इसको। आगे है, इसने पल्लव शासक महेंद्र बर्मन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र बर्मन को तो हरा दिया था, लेकिन दूसरे पल्लव शासक नरसिंह बर्मन द्वितीय ने इसे हराया। यानी कि जो नरसिंह बर्मन है इन्होंने क्या किया है, इनको हरा दिया है और हराने के बाद पुलकेशिन की हत्या कर दी है। तो इम्पॉर्टेंट है, नरसिंह ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, यानी कि इनकी हत्या करने के बाद या इन्हें हराने के बाद इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की है।
जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया तो इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की, और जब पुलकेशिन द्वितीय को आप देखेंगे नरसिंह ने हराया है तो इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आते रहते हैं तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके पश्चात विनयादित्य तथा आगे विजयादित्य शासक बने। ये भी पल्लव शासक हैं, विनयादित्य और विजयादित्य ये शासक बने। और इसके बाद सत्याश्रय यानी कि ये भी शासक हैं, सत्याश्रय का शासनकाल आता है, ये सर्वाधिक था, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है। जो सत्याश्रय हैं ये पल्लव शासक हैं। इसके बाद आप देखेंगे विक्रमादित्य द्वितीय ने शासन किया, ये 733 से 745 ईस्वी तक इनका शासन था। इसी के समय अरब आक्रमण हुआ था, यानी कि अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन कि जब अरब आक्रमण हुआ तो दक्षिण में राजा कौन था, तो विक्रमादित्य द्वितीय था। लेकिन क्या होता है, इसने जो है इसके शासनकाल इसने पल्लवों को की जो राजधानी है वो कांचीपुरम था, उस पर अधिकार किया था। तो इम्पोर्टेंट है, जो विक्रमादित्य हैं इन्होंने क्या किया है, पल्लवों की राजधानी जो कांचीपुरम है उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। यानी कि क्या है, चालुक्य वंश के राजा हैं और इन्होंने पल्लव की राजधानी कांचीपुरम पे अधिकार किया है। जबकि इसके पहले नरसिम्हा ने क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और मार दिया था। उसके बाद कई राजा हुए, वो अधिकार नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये जो राजा हुए हैं विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य राजा, इन्होंने वातापी कोंड जो कांचीपुरम है उस पर अधिकार किया है, जो कि पल्लव की राजधानी हुआ करती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ की राजधानी पे अधिकार करने के बाद उसको क्षति नहीं पहुँचाया या तोड़ फोड़ नहीं किया। और इनकी जो रानियाँ हैं इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस रानी ने इनके कांचीपुरम पर अधिकार करने का या आक्रमण करने का वर्णन किया है, तो ये लोक महादेवी हैं। ध्यान देंगे बच्चों, ये जो लोक महादेवी हैं ये विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी हैं। और इन्होंने अपने लेख में अभिलेख में वर्णन किया कि उनके पति ने कांचीपुरम पे 2-3 बार आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया था। इनकी 2 और पत्नियां हैं जो कि आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट हैं। और इन्होंने जो विवाह किया है ये 2 मतलब जो है राजकुमारी हैं। और ये कौन सा वंश है, हैहक वंश। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन ध्यान रखेंगे। हैहक वंश के 2 राजकुमारियों से इन्हें विवाह किया है और इन दोनों का भी नाम आता है एग्जाम में। एक है त्रिलोक महादेवी और इन्होंने मंदिर बनाया है त्रिलोकेश्वर मंदिर, और दूसरी हैं जो है लोक महादेवी, यानी कि त्रिलोक महादेवी और लोक महादेवी। इम्पॉर्टेंट है, ये यही लोक महादेवी हैं जिन्होंने वर्णन किया है अपने पति के युद्धों का। और इन दोनों ने मंदिर बनवाया है। इन्होंने बनाया है त्रिलोकेश्वर अपने ही नाम पर, और इन्होंने अपने नाम पर लोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। तो एग्जाम में आता है कि किसकी पत्नी है त्रिलोक महादेवी या लोक महादेवी जिन्होंने अपने नाम पर मंदिर बनवाया है। कभी कभी ये कूट में मिलाने के लिए भी आ जाता है। तो ये किसकी पत्नी है, ये विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी है जो कि एक चालुक्य राजा हैं। और ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस राजवंश में महिलाओं को शासन में भागीदारी करने का पूरा अधिकार था, ये शासन में वो महत्वपूर्ण रोल निभाती थी। तो ये चालुक्य राजवंश था जहाँ पे महिलाओं को भरपूर अधिकार दिया जाता था समाज या एक तरीके से कहीं शासन करने का, या शासन में अपनी भागीदारी उपस्थित कराने का या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का जो अधिकार है ये चालुक्यों के शासनकाल में ही महिलाओं को मिला है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, पल्लवों के बारे में देखेंगे। यहाँ हमने चालुक्यों के बारे में देखा, जितने भी राजा हैं ये सारे यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है चालुक्य के हैं। लेकिन यहाँ पे हम पल्लवों के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम का मत्त विलास प्रहसन इन्होंने लिखा है। एग्जाम में आया है कि मत्त विलास प्रहसन किसने लिखा है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा है। इससे क्या पता चलता है, तो समय की पुलिस तथा न्याय प्रशासन में जो भ्रष्टाचार था उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा उस समय के जो भिक्षु थे, जो कापालिक थे, इन लोगों के जीवन पद्धति पर व्यंग्य किया गया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि मत्त विलास प्रहसन किसने लिखा है, तो ये लिखा है महेंद्र वर्मन प्रथम ने। इसमें उन्होंने किस चीज़ों का वर्णन किया है, तो उस समय की पुलिस प्रशासन का, न्याय प्रशासन का या न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है। इसके अलावा इन्होंने उस समय के भिक्षुओं, जो कि बौद्ध भिक्षु होते थे, जैन भिक्षु होते थे, दूसरे धर्म के भिक्षु होते थे, उनके जीवन पर, और जो कापालिक हुआ करते थे, जो शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, इन लोगों के जीवन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है या उनके अंदर एक तरीके से कहेगी कमियां निकाली गई हैं। और ये किस में वर्णन है, मत्त विलास प्रहसन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे।
जैन ग्रंथ लोक विभंग तथा बौद्ध ग्रंथ महावंश से पल्लव शासकों की जानकारी मिलती है या पल्लव शासन की जानकारी मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में या शासनकाल से संबंधित है ह्वेनसांग का विवरण, यानी कि इनके जो शासनकाल का जानकारी मिलता है वो ह्वेनसांग के विवरण से मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है जो समय के जो है सामाजिक आर्थिक राजनैतिक जीवन के बारे में वहाँ से हमें वर्णन मिलता है। आगे है बच्चों, इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, यानी कि पल्लव वंश का संस्थापक जो है वो सिंह विष्णु है और स्थापना कब किया 575 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच। और यह वैष्णव मतानुयायी थे, यानी कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। नेक्स्ट जो राजा है महेंद्र वर्मन प्रथम, एक शक्तिशाली शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में पल्लव और चालुक्य का जो संघर्ष था वो शुरू हुआ था। पुलकेशिन जो है द्वितीय, इन्हीं के शासनकाल में कांची पर आक्रमण किए थे। और आगे चल कर के आप देखेंगे प्रारंभ में ये जैन थे लेकिन बाद में चल कर के ये शैव मतानुयायी हो जाते हैं। और ये जो संत हैं अपार, इन्हीं के जो है संपर्क में आने के बाद जो ये राजा हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, ये शैव मतानुयायी हो जाते हैं जो पहले जैन मतानुयायी थे। आगे है नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी कि अगले राजा हैं महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम। इनका जो शासनकाल है 630 से 668 ईस्वी है। इनको महामल्ल भी कहा जाता है और इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे ह्वेनसांग कांची की यात्रा पर आया था। एग्जाम में आया क्वेश्चन कि ह्वेनसांग दक्षिण में कांचीपुरम की यात्रा किसके शासनकाल में किया है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो ह्वेनसांग है दक्षिण में कांचीपुरम तक गए हुए थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आप जानते हैं जो ह्वेनसांग हैं इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा जाता है। एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। या नीति का पंडित किसे कहा जाता है, तो ये भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। तो ह्वेनसांग अपने आप में तत्कालीन यात्रियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कश्मीर से लेकर के आप देखेंगे कांचीपुरम तक की यात्रा की है। ये हर्ष के शासनकाल में भी महत्वपूर्ण जो है टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ तक इन्होंने प्रयाग का जो सभा हुआ था उसमें जो है अपना उपस्थिति दर्ज कराया था। तो इम्पॉर्टेंट है ह्वेनसांग, यहाँ भी पहुँच गए हैं। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण भी इसी के शासनकाल में हुआ था, यानी कि महाबलीपुरम का जो एकाश्म मंदिर बना है ये किस शासक ने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आगे है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसे राज सिंह के नाम से जाना जाता है और ये इसका जो शासनकाल है ये शांति का शासनकाल है, यानी कि ये साहित्य और स्थापत्य कला पे ज़्यादा जोर देने वाला राजा है। और इसके शासनकाल में आप देखेंगे कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था और महाबलीपुरम के तटीय यानी कि सोर मंदिर का निर्माण हुआ था। ये भी एग्जाम में आया है कि कांची के कैलाश मंदिर का और महाबलीपुरम के तटीय या सोर मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि महाबलीपुरम का अगर मंदिर पूछे सिर्फ तो कौन हो जाएगा, तो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। इन्होंने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण कराया, यानी कि एक पत्थर से बने मंदिर का निर्माण कराया है। लेकिन नरसिंह वर्मन द्वितीय ने क्या किया है, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है और महाबलीपुरम के तटीय या सोर मंदिर का निर्माण कराया है। थोड़ा सा अंतर बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब ज़्यादा आता है। आगे जो राजा हैं वो राज सिंह होते हैं और ये शिव भक्त थे। इनके दरबार में दंडी का निवास था। दंडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके रचनाओं के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। और इसने अपना दूध मंडल चीन भेजा था। इन्होंने चीन के साथ जो है संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट जो राजा है वो नंदी वर्मन है, नंदी वर्मन द्वितीय। इनका प्रधानमंत्री श्री राम था। इसके अलावा एक और राजा है नंदी वर्मन, ये प्रथम है वो द्वितीय है। नंदी वर्मन ये प्रथम है और इनके जो आप देखेंगे मंत्री हैं ये श्री राय है। और जो नंदी वर्मन द्वितीय हैं इनका जो मंत्री है ये नप्पा है। नप्पा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नप्पा ध्यान देंगे। आगे है इस वंश का अंतिम शासक जो है वो अपराजित वर्मन है, यानी कि पल्लव राजवंश का अंतिम शासक जो है वो अपराजित वर्मन है। और इसे पराजित करके चोल शासक आदित्य चोल ने चोल राजवंश की नींव डाली थी या चोल राजवंश की स्थापना की थी। यानी कि पल्लवों का विनाश करके जो चोल हैं वो आते हैं
और साम्राज्य की स्थापना करते हैं। हम इसी को जो हमने अभी पढ़ा है इसको बाय मैप देख लेते हैं, क्योंकि मैप से चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये चेर साम्राज्य है। चेर साम्राज्य की जो राजधानी है वो चिन्ह था वो धनुष था। मैंने आपको बताया था कि इनका जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था। चूँकि ये पतली सी धनुष की आकृति में है भी, जो है केरल में लंबे आकार में बहुत पतले सकरे भाग में है, तो इसका जो आप देखेंगे राजकीय चिन्ह है वो क्या है, वो धनुष है। राजकीय चिन्ह इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए। राजकीय चिन्ह चेरों का धनुष है। इसके नीचे आप देखेंगे पांड हैं। पांड जो है 3 अक्षर से बना है, तो इसकी जो आप देखेंगे राजकीय चिन्ह है वो मछली है, ये भी 3 अक्षर का है, मछली। ध्यान दीजिएगा, ये राजकीय चिन्ह मछली है जो पांड का है। इसके अलावा जो चोल थे उनका जो राजकीय चिन्ह था, चोल भी 2 शब्द का है, और उनका जो राजकीय चिन्ह है वो भी 2 शब्द का है, बाघ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। और इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे पांड्य, क्योंकि पांड्यों के शासनकाल में ही आपने देखा था कि 3 जो है संघ बुलाए गए थे विद्वानों का, जिसे संगम कहा जाता था। और ये संगम 3 जगह पे हुआ था, इसको जरूर याद रखिएगा। पहला जो हुआ था वो आपने देखा था कि मदुरै में हुआ था, मदुरै। और जो दूसरा हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था, कपाटपुरम। और जो तीसरा था ये भी मदुरै में हुआ था, मदुरै। और इन सब के अध्यक्ष इसके अगस्त्य थे, अगस्त्य। और इसके जो है इसके भी अगस्त्य थे, अगस्त्य। और जो तीसरा था इसके नक्कीरर थे, नक्कीरर। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये प्लेस और ये व्यक्ति दोनों पूछता, मतलब ये दोनों चीज़ पूछता है। और ये पांड्यों, जो ये पांड्य राजवंश है, काफ़ी शक्तिशाली राजवंश था। इन्होंने ये संगम बुलाया था जो कवियों का संगम था। इस समय यानी कि पहले जो सम्मेलन में जो भी रचनाएं की गई थी उसका वर्तमान में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या वो नष्ट हो चुके हैं। द्वितीय जब आया था, यानी कि दूसरी बार जब कवियों का सम्मेलन बुलाया गया, तो इसमें जो ग्रंथ उसका उस समय का जो ग्रंथ हमें मिला है वो तोलक्कपियम है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। तोलक्कपियम, तोलक्कपियम क्या है, ये व्याकरण का पुस्तक है। ये भी एग्जाम में आया है कि ये कैसी पुस्तक है, तो ये व्याकरण की पुस्तक है तोलक्कपियम। और इसको लिखा किसने है, तो इसको तोलक्कपियर ने लिखा है, इसी के नाम पर है तोलक्कपियर। तोलक्कपियर ने लिखा है तोलक्कपियम। और जो तोलक्कपियम है ये क्या है, ये तमिल व्याकरण है। जैसे उत्तर में आपने देखा था जो हमारा प्राचीन जो हमारा प्राचीन व्याकरण पुस्तक है वो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, ऐसे दक्षिण का जो व्याकरण ग्रंथ है वो तोलक्कपियम है, जिसको लिखा है तोलक्कपियर ने। और ये कब लिखा है, ये द्वितीय जो संगम हुआ था उसमें लिखा है इन्होंने। तृतीय संगम में हजारों की संख्या में ग्रंथों की रचनाएं की गई थी, जिसका साक्ष्य आज उपलब्ध है। तो ध्यान देंगे, पहले का साक्ष्य वर्तमान में नहीं है, दूसरे का साक्ष्य तोलक्कपियम है जो तोलक्कपियर ने लिखा है। तीसरे के जो साक्ष्य हैं वो वर्तमान में उपलब्ध हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में है। और इन सारी सभाओं का आयोजन इन्हीं जो है पांड्यों ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इन्हीं के समकालीन यहाँ पे चोल थे, और चोलों के जो राजा थे वो विंध्य शक्ति थे। और ख़ास करके उस समय के आप देखेंगे करिकाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करिकाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनका जन्म युद्ध क्षेत्र में हुआ था, उन्हें जली टांगों वाला कहा जाता था। ऐसा भी माना जाता था कि जब वो समुद्र में नाव चलाते थे तो हवाएं उनके जो है सामान चलने के लिए मजबूर हो जाती थी। वो चोल के सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे। लेकिन फिर चोलों का जो है समाप्ति हो जाता है और पल्लव राजवंश आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे पल्लव राजवंश जिनको आज हमने पढ़ा, इन्होंने चोलों को समाप्त करके अपनी स्थापना की और जो चोल हैं इन्हीं के अंतर्गत दब के रह गए। लेकिन जब ये पल्लवों का फिर से कमज़ोर होता जाता है सत्ता, तो चोलों ने फिर से इनको विस्थापित करके अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी और एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे, जिसको हम आगे बताएंगे कि इस साम्राज्य में राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजेंद्र तृतीय, ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं जो दोबारा चोल राजवंश उभरेगा पल्लवों को समाप्त करने के बाद। तो ये जब पल्लव समाप्त होंगे तो फिर से चोल आएंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों इनको। यहाँ पे आप देख रहे हैं चालुक्य हैं, और ये जो चालुक्य हैं ये आपको पता है ये कब आते हैं, तो ये सातवाहनों के पतन के बाद जो छोटे छोटे राजवंश थे उन्हीं को समाप्त करके फिर से ये चालुक्य राजवंश की स्थापना होती है। और इन्हीं चालुक्यों और पल्लवों की लड़ाई चलती रहती है कृष्णा तुंगभद्रा नदी के लिए। और इन्हीं का जो शक्तिशाली राजा है वो पुलकेशिन है, पुलकेशिन, और जिसने क्या किया है, हराया है। पुलकेशिन जो है इन्होंने ही हराया था हर्षवर्धन को। जो हर्षवर्धन थे ये यहाँ के राजा थे,
और इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ उनकी बहन राजश्री का विवाह हुआ था और ये उनकी राजश्री का जो है वो ससुराल है। यहाँ पे मैंने बताया था गौड़ राजवंश था इसके पहले की क्लास में। यहाँ पे मैंने बताया था कि मैत्रक राजवंश था, मौखरी राजवंश, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये जो है मैत्रक है। तो ये ऊपर इस तरह से शासन चल रहा था। यहाँ तक का जो शासन था ये हर्ष के साम्राज्य में आता था और उसके बाद के जो क्षेत्र हैं आप देखेंगे ये चालुक्यों के साम्राज्य में आएगा और इसमें भी ये जो है वातापी के चालुक्य हैं, ये कल्याणी के चालुक्य हैं और ये बेंगी के चालुक्य हैं। इनकी भी 3-4 शाखाएं हो चुकी हैं। कल्याणी के चालुक्य ऊपर हैं, आप देखेंगे वातापी के चालुक्य जिनको आज हम पढ़ रहे हैं ये वातापी के चालुक्य हैं, इन्हीं को हमने स्टडी किया है। आगे चल के हम बेंगी के चालुक्य को पढ़ेंगे जो इनकी पूर्वी शाखा है और इनकी जो एक और शाखा है कल्याणी के चालुक्य जो काफ़ी समय तक रहेंगे, अरबों के आक्रमण के टाइम तक इनका शासन रहेगा। तो आगे चल के हम इनको पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ा है वो इस चालुक्य को और इस पल्लव को पढ़ा है और उस समय के जो क्षेत्रीय राज्य थे उनको पढ़ा जिनको इन लोगों ने समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उस समय गुप्तोत्तर काल में उत्तर में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया बहुत सारे राजवंशों को समाप्त करके, और यहाँ पे चोलों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों को समाप्त करके। नीचे पल्लवों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की चोलों को समाप्त करके। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से परिवर्तन हो रहा। आगे चल करके पल्लवों के स्थान पे चोल आ जाएंगे, चालुक्यों के स्थान पे राष्ट्रकूट आ जाएंगे और ऊपर के क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य रहेंगे जो मध्यकाल तक चलेंगे। यानी कि कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, ये सारे लोग अब इसके बाद आने वाले हैं। इनको विस्थापित करके यानी कि एक साम्राज्य का पतन हो रहा है तो नया साम्राज्य आ रहा है। तो कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है ये सारी चीज़ें हम ऐसे पढ़ते रहेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि चेर चोल पांड्य क्या है, चालुक्य कौन है, राष्ट्रकूट कब आए और जो है पल्लव कब आए, वाकाटक कब आए, कदम्ब कब आए, राष्ट्रकूट और सातवाहन ये सारे लोग कब आए और कैसे कैसे शासन किया। तो आई होप अभी तक का जो आपने पढ़ा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले चेर चोल पांड्य थे, पांड्यों के बाद आपने देखा यहाँ पे चोलों को हटा करके पल्लव आए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं चालुक्य आए हैं और इसके बाद फिर राष्ट्रकूट आ जाएंगे। तो आगे फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।